देखिए बच्चों, हमें विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है। ये हमारी तीसरी अभिक्रिया है। विस्थापन, किसी तत्व का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक प्रयोग लिया है, इस पर आप ज़रा नज़र डालिए। इसमें क्या है देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसमें कॉपर सल्फेट आपका होता है CuSO4, CuSO4। ठीक है, इसका ये विलयन इसमें भरा हुआ है और इसमें क्या किया गया है, एक धागे से कील लटका दी गई लोहे की। लोहा क्या होता है हमारा? Fe होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्रिया होगी उसको हम देखेंगे। ठीक, इसकी जो क्रिया है उसमें क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है ये, इसकी कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगी, हट जाएगी और इसकी जगह पर Fe आ जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर एक तत्व हट जाए और दूसरा तत्व उसकी जगह पर आ जाए, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चित्र आपको बनाना है। इसमें देखिए, इसमें ये लोहे की कील है हमारी और ये कॉपर सल्फेट से बाहर निकाली गई लोहे की कील है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क है, आप देख रहे हैं, है ना? क्या फ़र्क है? ये हमारा जो लोहा था Fe, इसने कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इस जगह से कॉपर हट गया है, हमारा लोहा सॉलिड होता है। कॉपर सल्फेट एक्वस था, यहाँ से ये इसको विस्थापित किया इसने। उसके बाद ये क्या हो गया? FeSO4 बनाएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 था, उसकी जगह ये FeSO4 बना रहा है, जलीय बनेगा ये, और कॉपर यहाँ विस्थापित हो गया। ये क्यों हुआ है? उसका कारण ये है बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी है एक, उसमें कॉपर से आपका ये Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशीलता की वजह से ये इसको यहाँ से हटा देगा, अलग कर देगा और स्वयं इस सल्फेट से क्रिया कर लेगा। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर कॉपर का वियोजन हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर हटके इधर जा रहा है और यहाँ पर Fe आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग था वो मलिन क्यों पड़ गया? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आयरन ने इससे क्रिया कर ली, आयरन सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट था तब वो नीला था और उसका जब ये इस तरह से बन जाएगा तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा और ये FeSO4 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये लिखना है, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उस पर आप नज़र डाल लीजिए। ये देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ भी सेम वही हो रहा है। इस कॉपर से ये जिंक क्या हो जा रहा है? रिप्लेस हो जा रहा है। जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारी वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपकी यहाँ जो दिख रही है वो क्या है? हमारी लेड PV लिया गया सॉलिड और आपका कॉपर क्लोराइड से इसकी क्रिया कराई गई। ये भी एक्वस है। एक्यू मीन्स एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय। ठीक है, यहाँ भी यही हुआ है। इस कॉपर से ये अधिक क्रियाशील होने की वजह से इसने इससे क्रिया कर ली है और ये कॉपर हमारा अलग हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो जिंक, लेड और कॉपर, जिंक तथा लेड क्या है? कॉपर की अपेक्षा, ये लाइन आपको बहुत ध्यान से समझनी है, अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। तो ये हमारी पूरी वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इसमें आपको ये वाला चित्र भी बनाना है और ये भी बनाना है। ठीक है, इसमें ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और अभिक्रिया के बाद इस तरह का ये आ जाता है, वो है प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना है।
देखिए बच्चों, अगली जो हमारी क्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने ऊपर यहाँ देखा था, ये वियोजन था। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व से को हटाकर स्वयं उसकी जगह आ जाता था, यानी कि इस तत्व का वियोजन हो जाता था। अब यहाँ क्या परिवर्तन है उसको हमें थोड़ा सा देखना है ध्यान से। इसमें क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट, दोनों ही दो तत्व अगर संयोग कर रहे हैं तो दोनों तत्व एक दूसरे के स्थान पर आ जाएंगे, रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये हम एक प्रयोग से देखते हैं। ये जो प्रयोग है इसमें ये दिखाया गया है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करने के लिए हमने सोडियम सल्फेट लिया है और देखिए, तो हमें बेरियम क्लोराइड लेना है और सोडियम का सल्फेट लेना है। ये जो सोडियम सल्फेट है ये हमारा Na2SO4 होता है और जो बेरियम क्लोराइड है ये होता है BaCl2। ठीक है, तो ये हम इसमें यहाँ देखिए आप, ये सोडियम सल्फेट को डाला जा रहा है। इसमें पहले से क्या है? बेरियम क्लोराइड है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ एक परख नली में इसको और इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, क्या होगा फिर हम इसको देखते हैं। देखिए, जब हमने इसको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को परख नली में मिलाया तो क्या होगा? ये हमारा जलीय है, ये भी जलीय है, बेरियम सल्फेट सॉलिड बनेगा। क्या हुआ है ध्यान से देखिए, ये बेरियम का क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड, यहाँ से ये बेरियम यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये सोडियम यहाँ आ जाएगा, तो ये बेरियम का सल्फेट बन गया है BaSO4 और बचा क्या? Na2Cl2, तो ये 2NaCl बन गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं। ये बेरियम पर 2 आपके धनायन हैं और सल्फेट पर 2 ऋणायन हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से आपका बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। अब देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी द्विविस्थापन हुई है, डबल विस्थापन हो रहा है। इसका विस्थापन इधर और इस तत्व का विस्थापन इधर, 2 अलग अलग तत्वों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ये और देखना है, ये जो दोनों पदार्थ हैं वो किस रंग के हैं? श्वेत रंग के। एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो श्वेत रंग है वो आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवक्षेप का मतलब जो परख नली की तली में बैठ जाए उसको क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ तक, द्विविस्थापन था ये। देखिए, ये हमारा क्या है? उपचयन तथा अपचयन। उपचयन और अपचयन, तो इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पिछली कक्षाओं के पर नज़र डालनी पड़ेगी। आपने उपचयन और अपचयन पढ़ा होगा। उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस तत्व का उपचयन होता है, और ऑक्सीजन निकल जाती है तब क्या होता है? अपचयन होता है। इसका ठीक अपोजिट, अगर किसी भी तत्व से हाइड्रोजन गैस जुड़ जाती है तो उसका अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये चित्र बना हुआ है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हुआ है। कॉपर हमने यहाँ ले लिया है, एक ये आपकी कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश रखी हुई है। यहाँ पर यहाँ एक जाली लगा दी और नीचे से इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये बर्नर है, इससे हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से आपको यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा,
कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर तापन मीन्स ये गर्मी जो मिल रही है उससे ये कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। तो इस तत्व में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है, इसलिए इसका क्या हुआ है, ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन की, उपचयन हो रहा है। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तथा कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ हमने उपचयन दिखाया आपको। अब देखिए अभिक्रिया के समय यहाँ देखिए क्या हो रहा है, CuO प्लस H2, इसको गर्म किया तो Cu अलग हो गया और H2O ये बना। ठीक है, यहाँ भी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है, उपचयन होता है, और ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। देखिए जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ। यहाँ CuO हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O बना लिया इसने, O ने, कॉपर अलग हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन का अलग होना क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन होता है। देखिए ये जो अभी आपको दोनों अभिक्रियाएं दिखाई गई थी इनको हमने एक साथ लिया है। क्या किया है, देखिए अभिक्रिया में जो आपका पहले दिया था कॉपर में द्वितीय ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यहाँ ये क्या हुआ, अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, परिभाषा समझिए। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो रेडॉक्स है ये बच्चों इनके इंग्लिश में नाम है, उपचयन का जो है ना ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रेडॉक्स ले लिया गया है, उसी से ये मिल के बना है। तो यहाँ ये दोनों क्रियाएं दिखाई गई, ध्यान से देखिए। CuO का Cu में अपचयन हो रहा है और H2 का H2O में उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये रेडॉक्स अभिक्रिया है आपकी। ठीक है, उपचयन अपचयन दोनों मिला के जो होता है। यहाँ इसी तरह से ये और दी हुई है एक क्रिया, आप इनमें से एक और लिख सकते हैं, कोई भी लिख लीजिएगा। एक जिंक कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक निकाल देता है अलग। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक निकलना, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, अपचयन। और कार्बन से ऑक्सीजन चूँकि मिल रही है इसलिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका उपचयन हो रहा है और इस क्रिया में यहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक है, आप लिख भी लेंगे यहाँ पे, उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर जिंक बनाता है। देखिए बच्चों एक नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पर, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है, पहले आप इसको उदाहरण से समझिए। आपने जैसे ये लोहे की कील है, देखी है सबने, बहुत चमकीली होती है नई जब आती है, उसके बाद 2 महीने अगर रखी रहे ऐसे ही खुले वातावरण में, फिर वो लाल हो जाती है, लाल है ना। क्यों लाल हो जाती है, क्योंकि उस पर एक भूरे रंग की परत जैसी चढ़ जाती है। जो भूरे रंग की परत होती है वो क्या होती है पता है आपको, भूरे रंग की जो परत है वो उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। ऑक्सीजन से लोहा जो है वो क्रिया कर लेता है, और क्रिया करता है तो क्या होता है, देखिए Fe आपका क्या है, लोहा है। जब ये वातावरण की नमी को ले लेता है या ऑक्सीजन यहाँ वातावरण में होती है उससे क्रिया करता है तो ये FeO बना देता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड। ये जो हम बोलते हैं ना जंग लग गई है, जंग वो है ये। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इसमें लोहे का संक्षारण हो रहा है फेरस ऑक्साइड में, जंग के रूप में। कोई भी धातु जब संक्षारित होती है तो वो जंग का रूप ले लेती है
उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण की क्रिया कहते हैं। देखिए अब क्या है ये विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है इसको समझिए ध्यान से। जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री होती है वो जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध कैसी होती है आप बताएं। घर में जैसे आपकी बहुत ही अच्छी छोले की सब्ज़ी बनी रखी है, पनीर की सब्ज़ी रखी है, तेल पड़ा हुआ है उसमें, 10 घंटे बाद क्या होता है उसमें? एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है ना। तो जो वो दुर्गंध है वो क्या हुआ है, उसमें उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से स्वाद और गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। गंदी महकाना, है ना, ये होता है। तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं जिससे विकृत गंधिता कम हो। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ये आपको विकृत गंधिता में लिखना है इतना।